पाकिस्तान को इससे निश्चित तौर पर फायदा हुआ है, और भारत को अगर नुकसान ना भी हुआ हो तो कम से कम भारत की जो छवि है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। आज का ये लम्हा पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, और अगर भारत ने थोड़ा दमखम दिखाया होता तो पाकिस्तान की जगह भारत हो सकता था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में संधि कराने की कोशिश की, शांति वार्ता कराने की कोशिश की, और ऐलान भी पहले किया, ट्रंप से पहले पोस्ट करके किया। बिल्कुल, तो वो काफी हद तक उसमें ये परसेप्शन बनाने में जरूर कामयाब रहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग की शुरुआत से ही खुद को इसराइल के करीब बताया, जाहिर सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम, कम से कम उसकी भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान एक सकारात्मक भूमिका थी। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका उसके साथ है, चाइना उसके साथ है, रशिया उसके साथ है, और टर्की और बाकी मिडिल ईस्ट के देश भी एक तरीके से उनके साथ है। यानी कि पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका के सामने बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अपने मुकाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल भारत ने, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, मगर उसका दोष सिर्फ और सिर्फ हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और इस सरकार की सोच पर थोपा जा सकता है। आशुतोष जी, अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत तो इसमें एक दर्शक बन के दूर से देखता रहा, पाकिस्तान पीस मेकर बना है, उसकी इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की चर्चा हो रही है इस मामले में, और भारत तो पीछे छूट गया। क्या इसको पश्चिम एशिया की नीति बदलेगा, नहीं बदलेगा? देखिए, हमारी जो विदेश नीति पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है, और मोदी सरकार को अपनी जो विदेश नीति है उसको नए सिरे से कैलिब्रेट करने की जरूरत है, उसको नए सिरे से एक तरीके से नई दिशा देने की जरूरत है। जिस तरीके से हम दुनिया में परसेप्शन चला गया कि हम तो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ हैं, और अमेरिका लगातार हमारा अपमान कर रहा। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम अमेरिका के साथ, दुनिया में परसेप्शन है कि अमेरिका के साथ, और अमेरिका हमें रोज अपमान कर रहा। अभी हाल का जो फैसला अगर आप देख लीजिए, हमारे जो 3 सी फेयरर्स थे जिनकी मौत हो गई अमेरिका के हमले में, और अमेरिका उस पर बजाय अफसोस जताने के वो सीना चौड़ा करके हमको हेकड़ी अपनी दिखा चेतावनी आदेश दे रहा। हाँ, तो ये, और हम जिस तरीके से इजराइल के साथ जाके खड़े हो गए और हमने ईरान जैसा अपना दोस्त इस युद्ध में खो दिया है, तो उसकी वजह से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी उसको नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम एक बड़े सुपर पावर, एक बड़ी आर्थिक पावर के तौर पर जो हमारा एक परसेप्शन बना था, और हमारी जो इंडिपेंडेंस थी फॉरेन पॉलिसी को लेके, उसको नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान को जरूर फायदा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप ध्यान से देखें तो वो कितना कामयाब हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दुनिया पर सबसे बड़ा संकट था, जब सारे देश आर्थिक स्तर पर परेशान हो गए थे, तेल, ऑयल, एलपीजी गैस का क्राइसिस हो रहा था, सारे देश बिलबिला रहे थे, परेशान थे। उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में संधि कराने की कोशिश की, शांति वार्ता कराने की कोशिश की, और ऐलान भी पहले किया, ट्रंप से पहले पोस्ट करके किया। बिल्कुल, तो वो काफी हद तक उसमें ये परसेप्शन बनाने में जरूर कामयाब रहा कि कम से कम उसकी भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान एक सकारात्मक भूमिका थी। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका उसके साथ है, चाइना उसके साथ है, रशिया उसके साथ है, और टर्की और बाकी मिडिल ईस्ट के देश भी एक तरीके से उनके साथ है। तो ये एक भारत की तुलना में अगर आप देखेंगे तो इसमें जरूर वो हम पर 20 पड़ा है। तो आशुतोष जी, रशिया और चाइना के भी समीकरण बदलेंगे, वो भी अपनी नीति बदलेंगे इस युद्ध के बाद? देखिए, रशिया और चाइना तो आज की तारीख में बहुत कट्टर दोस्त हैं, एक तरीके से बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। रूस, इस युद्ध ने क्या किया है कि जो रूस के ऊपर आरोप लगता था कि रूस एक हमलावर देश है, एक एग्रेसर है, अब अमेरिका कम से कम रूस के बारे में ये नहीं कह सकता, क्योंकि आपने भी बिना कुछ कहे, बिना किसी कारण के आप ईरान के ऊपर हमला किया था। तो उस लिहाज से जो एक नैतिक ताकत होती किसी देश की, दूसरे को ना कहने की, दूसरे को समझाने की, वो नैतिक ताकत आज की तारीख का अमेरिका खो चुका है, और वो रूस को ये नहीं कह सकता कि आप गलत रास्ते पर हैं। और इधर आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में थोड़ा युद्ध तेज हुआ है, और शांति वार्ता की कोई उम्मीद वहां दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि रूस के हक में होगा कि अगर वो इस युद्ध को रोके और वो अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश करे, क्योंकि युद्ध अब काफी लंबा खिंच चुका है और उसमें रूस के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो और तीसरी बात क्या है, इसमें सबसे बड़े फायदे में चाइना रहा है। चाइना चुपचाप पूरा खेल देख रहा था, अंदर से वो ईरान की मदद कर रहा था, ईरान से तेल ले रहा था, ईरान को टेक्नोलॉजी दे रहा था, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। और जब अमेरिका की बादशाहत को चोटें पड़ रही थी, तब चाइना जो है वो किसी कोने में बैठ के जरूर बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा, क्योंकि देखिए आपका दुश्मन प्रतिद्वंदी अगर उसको घायल हो रहा है
तो जो सामने वाला है वो तो उसकी ताकत तो भले ही न बढ़े, लेकिन उसको तो इस बात का अंदाजा होगा कि जो सामने वाला था उसकी ताकत लगातार कमजोर हो रही है। तो चीन इस मामले में एक बड़ा प्लेयर बनके इमर्ज किया है। वो जाते जाते तुरंत एक शब्द याद आ गया। जयशंकर से जब पूछा गया तो पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने कहा कि भारत दलाली नहीं करता। अब पाकिस्तान है तो मध्यस्थता करके, और तो वो शब्द दलाली का इस्तेमाल करना, और आज की स्थिति को देख के क्या कहेंगे? ये उनकी खींच है दरअसल, वो अपनी खींच निकाल रहे हैं, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। अगर मीडिएशन करना दलाली है तो फिर ऐसे बहुत सारे मौके इतिहास में हैं, और पाकिस्तान को इससे निश्चित तौर पर फायदा हुआ है, और भारत को इससे अगर नुकसान ना भी हुआ हो तो कम से कम भारत की जो छवि है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। आज सुबह इससे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील का ऐलान हो गया है, और सबसे बड़ी बात, अब इस शांति समझौते पर जुमे को यानी कि फ्राइडे को दस्तखत होंगे। छोटी सी छोटी बात पर अगर गौर करें ना दोस्तों, तो इस पीस डील में साफ तौर पर ईरान की जीत दिखाई देती है। याद कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने परसों क्या ऐलान किया था कि संडे को इलेक्ट्रॉनिकली इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे, मगर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि संडे को इस डील पर दस्तखत नहीं होंगे। अब इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि फ्राइडे को इस पर दस्तखत किए जाएंगे। आज का यह लम्हा पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, और अगर भारत ने थोड़ा दमखम दिखाया होता तो पाकिस्तान की जगह भारत हो सकता था, क्योंकि भारत की स्थिति और भी बेहतर है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि ईरान से लेकर इस्राएल, उसके संबंध सभी देशों के साथ अच्छे हैं, मगर हमारी सरकार ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि होने क्या वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर कंट्रोल रख पाएंगे? क्योंकि यह मत भूलिए कि नेतन्याहू अब भी लेबनान पर हमला कर रहे हैं, और ट्रंप इसको लेकर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, क्या होगा ईरान की वो जमा हुई संपत्तियों का, उन तमाम फ्रोजन फंड्स का? क्योंकि इस डील के मुताबिक न्यूक्लियर मुद्दे पर तब तक बात नहीं होगी जब तक अमेरिका ईरान की फ्रोजन संपत्तियों को रिलीज नहीं करता, उसकी तमाम कैद संपत्तियों को रिलीज नहीं करता, जारी नहीं करता। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं तमाम बड़े न्यूज नेटवर्क्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर CNN, ट्रंप एंड ईरान रीच अग्रीमेंट दैट इंक्लूड्स ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अल जजीरा, US ईरान सेज पीस डील रीच, साइनिंग टू टेक प्लेस ऑन फ्राइडे। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का गाजे बाजे के साथ ऐलान किया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, मगर अभी तक यह तय नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद क्या ईरान टोल लेगा, पैसे लेगा या नहीं लेगा। सबसे पहले इस डील के मायने क्या हैं, आइए अब हम उससे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान लफ्जों में गौर फरमाएं। डिप्लोमैटिक सफलता। अमेरिका और ईरान का कहना है कि दोनों के बीच एक समझौता हो गया है जो शुक्रवार से लागू होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा सकता है, और समझौते पर दस्तखत के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि समझौते का पूरा दस्तावेज अभी पब्लिक नहीं किया गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर समारोह के बाद स्विट्जरलैंड में आगे की बातचीत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 60 दिनों की परमाणु वार्ता तभी शुरू होगी जब अमेरिका ईरान के अरबों डॉलर के जमा हुए फंड जारी करेगा, और जाहिर सी बात है इसका शेयर बाजार और तेल के बाजार पर बहुत अच्छा पड़ा है असर। और असर क्या पड़ा है आपकी स्क्रीन पर? समझौते की खबर आने के बाद रविवार को ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है, और फरवरी से यह बंद पड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, किस तरह से ईरान इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आइए उस पर गौर किया जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान के साथ हुआ समझौता आखिरकार यह तय करेगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा। ट्रंप ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए फोन इंटरव्यू में कहा कि इस अहम समुद्री रास्ते का दोबारा खुलना इस समझौते की बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि संघर्ष शुरू होने से पहले ईरान ने इस मार्ग पर कोई टोल लगाया ही नहीं था, इसलिए यह व्यवस्था काफी हद तक युद्ध से पहले जैसे हालात की बहाल हो रही है। सबसे बड़ी बात, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक आप हमारे फंड्स को जारी नहीं करेंगे तब तक यह बातचीत नहीं हो सकती, और हम न्यूक्लियर मुद्दे पर कतई बात नहीं करेंगे।
गौर फरमाइए दोस्तों, ईरान इसमें किस तरह से अपनी जीत देख रहा है। उनके उप विदेश मंत्री ने क्या कहा है, यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने रविवार को कहा कि शुक्रवार को समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद तेहरान और वॉशिंगटन के बीच होने वाली 60 दिनों की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका अपने 3 प्रमुख कमिटमेंट्स को पूरा करता है या नहीं। इनमें से सबसे अहम है ईरान के अरबों डॉलर के जमा हुए फंड को जारी करना। कासिम गरीबाबादी के मुताबिक इन कमिटमेंट्स में क्या क्या शामिल है, गौर फरमाएं। कासिम गरीबाबाद कहते हैं कि इनमें शामिल हैं 3 अहम कमिटमेंट्स। कमिटमेंट नंबर 1, नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना और पूरी तरह खत्म करना। कमिटमेंट नंबर 2, युद्ध और सैनिक अभियानों की स्थिति को समाप्त करना। नंबर 3, ईरान के जमा हुए फंड जारी करना। सबसे बड़ी बात, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप चाहते हो कि हम न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करें तो बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले आप हमारे फंड्स को जारी करें। और यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम उभर कर आया है, खासतौर से 2 शख्सियत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, दुनिया में चाहे जितने भी देश हैं, सबसे यूनिक पोजीशन किसकी है? इंडिया, भारत की। क्यों? क्योंकि हमारे ताल्लुकात इस्राइल से भी बेहतर रहे हैं और ईरान से भी बेहतर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग की शुरुआत से ही खुद को इस्राइल के करीब बताया। बावजूद इसके ईरान इन रिश्तों की अहमियत को समझता था, फिर भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बार बार भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। यह अमेरिका था जिसने 3 बार हमारे जहाजों पर हमला किया और हमारे 3 नागरिकों को मार दिया। हमारे 3 नाविकों को मार दिया। यह अमेरिका था जिसने टॉर्पीडो के जरिए इंडियन ओशन पर हमला किया, जिसमें एक ईरानी जहाज पर उसका टॉर्पीडो आकर लगता है और कम से कम 100 ईरानी मारे जाते हैं। अमेरिका ने बार बार किया, मगर हमारी सरकार की प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन निहायत ही कमजोर और लचर रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम बढ़ते हुए देख रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया है। शहबाज शरीफ ने इस बारे में क्या कहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। हम इस संघर्ष का कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही इस मीडिएशन प्रयास में हमारे भाइयों कतर के लीडरशिप का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह समझौता संभव हो पाया। मैं विशेष तौर से सऊदी अरब के दूरदर्शी लीडरशिप और तुर्की गणराज्य का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जबकि समझौता हो चुका है, मीडिएटर्स इस हफ्ते कई बैठकों का आयोजन करेंगे। ये शुरुआती चर्चाएं टेक्निकल बातचीत और ऑफिशियल दस्तखत समारोह की नींव तैयार करेगी। फरमाएं दोस्तों, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? वो तुर्की का धन्यवाद कर रहे हैं, वो तमाम मध्य पूर्व देशों का धन्यवाद कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका के सामने बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अपने मुकाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल भारत ने, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, मगर उसका दोष सिर्फ और सिर्फ हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और इस सरकार की सोच पर थोपा जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया भारतीय मीडिया का चीखना चलाना। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।